हाँ जी। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो हेलो। हाँ भैया, ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या बेटा? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी। अरे यही हूँ भानु प्रताप, यही हूँ। हाँ भैया। मॉड्यूल कहाँ से बाय करें? आज 8:30 लाइव सेशन है। मॉड्यूल हार्ड कॉपी लाइव सेशन है आज 8:30 यूट्यूब पे कैरियरविल नीट चैनल पर लाइव रहेगा। ठीक है, लाइव रहेगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा मॉड्यूल कैसे बाय करना है, कहां से बाय करना है, उसकी प्राइस क्या रहेगी, ये सब कुछ उसी सेशन के अंदर रहेगा आज शाम को 8:30 यूट्यूब पे कैरियरविल के। ठीक है, ओके चलिए। तो भैया केमिकल बॉन्डिंग में बात चल रही थी हमारी। इसके पहले वाले लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी हम लोगों ने, और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर देखिए बेसिक से बात करी थी। ठीक है, हाँ जी चलिए। हाँ जी, थैंक यू। अमेजोन पे पे अवेलेबल है, हम भी अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, हम भी अवेलेबल करवाएंगे, पर आज शाम को 8:30 यूट्यूब पे लाइव होगा। उस सेशन में बताएंगे कि प्राइस क्या रहेगा और क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग। आइए शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अगले लेक्चर में। देखिए पहले लेक्चर में मैं थोड़ा सा आपको यहां पर रिवाइज कराता हूं, थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से बात करते हैं। आइए रोहित यादव आ जाओ बेटा। ठीक है, प्राइस की बात करेंगे शाम को। देखिए तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सबसे पहली बात, अगर मैंने यहां पर बात करी थी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत सिंपल सा तरीका है। मुझे बताइए कॉज, अगर मान लीजिए कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, अगर मैं बात करता हूं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात बेटा, मैक्सिमम अट्रैक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम अट्रैक्शन। एंड द सेकंड थिंग इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की मिनिमम होना चाहिए, अट्रैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। ये केमिकल बॉन्ड के कारण रहे हैं हमारे पास। अब कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लास पर ध्यान दीजिए बस अब। ठीक है, चलिए तो देखिए सब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण क्या रहे, तो मैं दोबारा से जल्दी से इसको रिवाइज करता हूं। रिवाइज करने के बाद फिर हम आगे शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए सबसे पहली बात ये आती है कि साहब, हाँ पहली स्लाइड है बेटा। ठीक है, अभी जो जो जुड़े हैं उनको बता दूं, फर्स्ट स्लाइड है और प्रीवियस लेक्चर की हम बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या क्या होने वाला है इस बारे में बात चल रही है। ठीक, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है। जिसका फर्स्ट लेक्चर छूट गया कोई बात नहीं, आराम से क्लास कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, सब समझ में आएगा, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, साहब क्या होते हैं, एटम्स जो है ना वो अनस्टेबल होते हैं। बहुत सिंपल तरीका, ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट इसको रिवाइज कर रहा हूं, देन आगे चल रहे हैं। तो एटम्स जो है वो अनस्टेबल होते हैं। एटम्स अनस्टेबल है तो उनको स्टेबलाइज होने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो एटम्स और आयंस, अमन कुमार सुन लिया मैंने, देख लिया भैया, अमन देख लिया। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दे, सुन लिया, देख लिया, सब हो गया। ठीक, अब देखिए तो एटम जो होते हैं बेटा अनस्टेबल होते हैं, और एटम जब अनस्टेबल होते हैं, एटम्स जब अनस्टेबल होते हैं तो वो स्टेबलाइज होने के लिए केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का सहारा लेते हैं। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का सहारा लेते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप करते हैं। अट्रैक्शन फोर्स डेवलप करते हैं तो यह अट्रैक्शन फोर्स ही केमिकल बॉन्ड कहलाता है। अट्रैक्शन फोर्स ही केमिकल बॉन्ड कहलाता है। एटम्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन जो उनको जोड़ के रखता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम केमिकल बॉन्ड बोला जाता है। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। ध्यान से सुनिएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस, बॉन्ड फॉर्मेशन कभी भी बोला जाए, बॉन्ड फॉर्मेशन कभी भी बोला जाए प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन बोला जाए, बॉन्ड डिसोसिएशन बोला जाए तो वो है एंडोथर्मिक। मतलब बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक है और उसी बॉन्ड का टूटना एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी आपको देना पड़ेगा। सही है बेटे बात? ठीक है, अब यहां पर बात करें तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है। मैंने आपसे बात करी थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बारे में। ध्यान से सुन लो मेरी बात, है ना, ये बेसिक है भैया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन करे। बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? जो बॉन्ड फॉर्मेशन करे या ना करे। जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ओके। जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और जो सबसे बाहर के मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब सबसे बाहर का जो शेल है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है बेटा बात? यस, वेरी गुड। अब भैया पढ़ाई पे आ जाओ। अब ये सारी बातें फालतू की बाद में करेंगे, अभी सब पढ़ाई पे आ जाओ एक बार, ठीक है। आइए, तो बड़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट, बॉन्ड फॉर्मेशन करे, वो वैलेंस, और जो सबसे बाहर है वो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां पर हम स्टैंडर्ड 3 शेल्स की बात करते हैं। ये n हो गया, ये n-1 हो गया, ये n-2 हो गया। बताइए ये कौन है बेटा? बाहर वाली, अंदर वाली? n कौन है? बाहर वाली। n-1 कौन है? थोड़ी अंदर वाली। n-2 कौन है? और अंदर वाली। सही है बेटा बात? तो 3 शेल्स की बात करते हैं यहां पर, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और प्री पेनल्टीमेट शेल। 3 शेल्स की बात करते हैं। अब देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन में ये भी जा सकता है, ये भी जा सकते हैं और ये भी जा सकते हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। इसके इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं। तो वैलेंस शेल, वैलेंस शेल जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, पर आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल कुछ भी हो सकता है पर आउटर मोस्ट शेल हमेशा 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 ये एन ही रहेगा। आउटर मोस्ट शेल हमेशा एन ही रहेगा। वैलेंस शेल बाहर वाला भी हो सकता है, उसके अंदर वाला भी हो सकता है, उसके अंदर वाला भी हो सकता है। सही है बेटे बात? क्लियर है? पिछले लेक्चर में इतनी बात हमने बेसिक की थी। ये बेसिक फिनोमिना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो है जो बॉन्ड फॉर्मेशन करे, और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन वो है जो सबसे बाहर पड़े हुए हैं। ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से तीनों के हो सकते हैं, लास्ट वाले दोनों के हो सकते हैं, और लास्ट वाला किसी एक का हो सकता है। सही है बेटे? बाहर वाला ये भी वैलेंस शेल हो सकता है बेटा, ये दोनों भी वैलेंस शेल हो सकते हैं। ध्यान से सुनो, ये दोनों भी वैलेंस शेल हो सकते हैं, केवल ये भी वैलेंस शेल हो सकता है, और ये तीनों भी वैलेंस शेल हो सकते हैं, पर आउटर मोस्ट शेल हमेशा 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 एन ही रहेगा। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सही है बेटे बात? देखिए इसके बिना काम नहीं चलेगा ना, एक बेसिक फिनोमिना है भैया। ये 9th-10th में पढ़ा दिया जाता है कि सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल होता है, और वैलेंस शेल वो होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, उसे वैलेंस शेल बोला जाता है, और जो सबसे बाहर पड़ा हुआ है उसे आउटर मोस्ट शेल बोला जाता है। सिंपल तरीका है, ठीक है? बिल्कुल आ जाएगा अलीशा, ठीक है बात? अब आइए, तो ये फिनोमेना पे एक छोटी सी बात हुई। आप मुझे बताइए, आप एक छोटी सी बात बताइए, या उसी स्लाइड के अंदर लिख लेते हैं क्योंकि प्रीवियस स्लाइड है, तो मुझे बताइए एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के लिए, जल्दी बोलो भैया, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन एक ही बात होती है या अलग अलग? बोलो भैया, एस एंड पी ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन एक ही बात होती है या अलग अलग? बोलिए, जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी 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 आंसर दीजिए, जल्दी। एक ही बात होती है कि अलग अलग होती है? जल्दी से आंसर चाहिए मुझे, धमाधम बोलिए। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन एक ही बात होगी, अलग अलग? यस, वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। शीतल, आमिर भाई बहुत बढ़िया बेटा, निखिल, ईशा, शालू, यस, खुशी, एकांश, वेरी गुड वेरी गुड, एक ही बात है। यस यस, कीप इट अप, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश। ये एसएनपी के लिए एक ही बात होती है। यस, एसएनपी के लिए वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होता है, दोनों सेम बात होती है, बोथ आर सेम। अब बताइए डी एंड एफ के लिए, डी एंड एफ के लिए दोनों बातें सेम है या अलग अलग है? डी एंड एफ के लिए दोनों बातें सेम है या अलग अलग है? जल्दी बोलिए। डी एंड एफ ब्लॉक के लिए, यस, वेरी गुड, शाबाश। डी एंड एफ ब्लॉक के लिए दोनों बातें सेम है या अलग अलग होती हैं? ये बोलिए आप। डी एंड एफ ब्लॉक के लिए
डी एंड एफ ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एक ही बात होती है या अलग अलग होती है? जल्दी से लिखिए, सेम या डिफरेंट, सेम या डिफरेंट, सेम या डिफरेंट? यस, शुरू हो गया। अविनाश वेरी गुड, मनीष, मनीषा यस। एबीसीडी, एबीसीडी जिसने नाम लिखा है बहुत बढ़िया। अब्बा जब्बा डब्बा, ठीक है। डी एंड एफ के लिए अलग अलग होती है, एस एंड पी के लिए सेम होती है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। अलग अलग, यस, डिफरेंट अलग होती है, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब आइए, वेरी गुड, आंसर आ गया, आंसर आ गया। तो अब आइए, अब अगले लेक्चर में, यहां पर ये था प्रीवियस लेक्चर का एक थोड़ा सा ओवरव्यू। अब आइए बात करें यहां पर, तो मैं बात करूंगा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के बारे में। आराम से समझिए, सीधे सीधे तरीके से समझिए। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। चलिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम की बात करते हैं। देखिए, एक छोटा सा आपको यहां पर एक छोटा सा ग्राफ दिया हुआ है, देखो बेटा। इस छोटे से ग्राफ में ये आपका जीरो, ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में, और ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, ठीक है। और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ग्राफ है। यस, डिफरेंट आ रहा है अभी भी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। सज्जाद अली भाई, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त। रौनक, रौनक, वेरी गुड बेटा, डिफरेंट, यस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आइए इस ग्राफ को समझे। नीट में इस ग्राफ से क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन आप करिएगा, मैं समझाता हूं, ठीक है। आइए बात करें, देखिए इस ग्राफ से समझिए, ये ग्राफ बेसिक फिनोमेना, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखो बेटा, ये दो एटम्स, ये दो एटम्स, और इन दोनों एटम्स के अंदर बोलूं तो ये एक न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये ए एटम है, ये बी एटम है। इसको न्यूक्लियस को मैंने बोल दिया ये एन ए है, ये एन बी है, सही है, सही है बेटा, बात क्लियर, ठीक। अब देखिए, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन फिल, एक इलेक्ट्रॉन मैंने माना है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसको ईबी बोल दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसको ईए बोल दिया। ये एक एक इलेक्ट्रॉन देख लिया अपन ने, ठीक है बात। अब आज का ये पहला लेक्चर यहां से न्यू स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले वाली स्लाइड में इसके पहले वाले लेक्चर को रिवाइज करवाया था मैंने। गौरव, थैंक यू बेटा, ठीक है, आ जाओ। हां जी, अब सोचिए बेटा, अगर मैं बात करता हूं यहां पर बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से, तो क्या बोल सकता हूं मैं कि यहां पर दोनों न्यूक्लियस के बीच में, दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन है। बोलो साहब, सही आ रहा है भाई? नौशीन, बहुत बढ़िया, नौशीन भाई, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। नोट्स काफी है, एनसीईआरटी की जरूरत नहीं, ये पढ़ लो आप सिर्फ। दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन हो रहा है भैया, रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन, दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन है। अच्छा, दोनों इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज है, तो यहां पर भी रिपल्शन है, सही है। बिल्कुल सिंपल तरीके, सुनते रहो, समझते रहो, देखते रहो, बहुत आसान तरीका, बेहतरीन तरीका, जबरदस्त, ठीक है। अब देखिए, दोनों न्यूक्लियस पर सेम चार्ज, दोनों न्यूक्लियस पर सेम चार्ज, रिपल्शन, दोनों इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज, रिपल्शन, अपोजिट चार्ज, अट्रैक्शन। इसका मतलब भैया जी क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया मेरे बच्चे, मेरे बेटे, ये हो गया कि यहां पर इन दोनों के बीच में लगेगा अट्रैक्शन, और इन दोनों के न्यूक्लियस और इसके बीच में लगेगा अट्रैक्शन, सही है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका न्यूक्लियस इसको खींच रहा है और इसका न्यूक्लियस इसको खींच रहा है। तो देखिए यहां पर एन ए और एन बी के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन, यहां पर ई ए और ई बी के बीच में रिपल्शन, यहां पर एन ए, इस ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। कौन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है बेटा? कौन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है? ई बी वाले को, तो ये अट्रैक्शन। इस बी वाले का न्यूक्लियस इस ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो बेटा ये अट्रैक्शन। ये फोर्सेस यहां पर एट द सेम टाइम एप्लीकेबल होते हैं। बोलिए सही है कि नहीं? समझ में आया या नहीं? बोलिए, सही है? बताइए।
दोनों के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन। एक का न्यूक्लियस सामने वाले का इलेक्ट्रॉन, इधर वाले का न्यूक्लियस सामने वाले का इलेक्ट्रॉन, उधर वाले का न्यूक्लियस इधर वाले का इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन फोर्स है। बोलिए भैया, सही है? अब बताइए, अगर रिपल्शन भी एप्लीकेबल है, अगर रिपल्शन भी एप्लीकेबल है, अट्रैक्शन भी एप्लीकेबल है, दोनों फोर्स एट द सेम टाइम एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है? दोनों फोर्स एट द सेम टाइम एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है बेटे? बात ये बेटा इलेक्ट्रॉन है ना, देखो एन ए जो है वो ए का न्यूक्लियस है ना बेटे? एन ए जो है वो न्यूक्लियस ऑफ ए, एन बी जो है न्यूक्लियस ऑफ बी। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एटम। ई बी क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एटम। बोलिए, समझ में आ गया भाई? एन ए ये यस, अट्रैक्शन उनमें तो होगा ही, पर बॉन्ड फॉर्मेशन में आमने सामने वाले के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन होगा। सही है बात? देख लो, आप आराम से देख लो। ठीक, अब बताइए, अब देखिए, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है बेटा, तभी तो बॉन्ड बनेगा ना मेरे बच्चे। बॉन्ड तो तभी बनेगा जब इसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तभी तो अट्रैक्शन लगेगा, तभी तो पास आएंगे, तभी पास आएंगे तो तभी तो बॉन्ड बनेगा मेरे बेटे। ठीक है बात? अब आइए, ध्यान से सुनते रहो मेरी बात, तरीके से तमीज से सुनते रहिए। बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अब क्या हुआ कि भैया दो एटम थे, ध्यान से सुनो, ये दो एटम थे। अब दो एटम ने चलना शुरू किया बाबू, चलना शुरू किया तो दोनों एटम दूर दूर है, ये दोनों एटम दूर दूर है और दोनों ने आपस में अट्रैक्शन लगना शुरू किया। ये दोनों एटम दूर दूर है, दूर दूर है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगना शुरू हुआ। सही है? आइए बेटे ढंग से देखिए, तमीज से तरीके से। ठीक, हां, तो दोनों एटम अट्रैक्शन लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है, दोनों एटम ने पास आना शुरू किया, पास आना शुरू किया तो धीरे धीरे पास आते गए। पास आए तो बेटा हो सकता है कि जैसे ही पास यहां पर आए तो यहां पर आते आते ये दोनों एटम कुछ इतने पास आ गए, ये पास आए, हो सकता है ना? अट्रैक्शन बढ़ेगा ना? अट्रैक्शन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पूरी दुनिया जानती है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होना चाहिए। सही है? तो दोनों एटम के बीच में लगने लगा अट्रैक्शन, अट्रैक्शन लगा तो दोनों पास आए, दोनों पास आए, दोनों पास आए तो ये पास आते जाएंगे। जैसे जैसे पास आएंगे, जैसे जैसे पास आएंगे, जैसे जैसे अट्रैक्शन लगेगा, वैसे वैसे यहां पर जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी का निकलना शुरू होगा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो एनर्जी बाहर निकलेगा, और जैसे जैसे एनर्जी बाहर निकलेगा सिस्टम लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा। कहां आएगा सिस्टम? लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा सिस्टम। जैसे जैसे अट्रैक्शन आप बढ़ाओगे ना दोनों एटम के बीच में, वैसे वैसे एनर्जी रिलीज होगा, और जैसे जैसे एनर्जी रिलीज होगा वैसे वैसे सिस्टम कहां जाएगा? लोअर एनर्जी लेवल पर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करेगा। पोटेंशियल एनर्जी को जैसे ही मिनिमाइज करेगा तो लोअर एनर्जी लेवल पर जाएगा और स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यहां पर आते आते हो सकता है कि दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया हो। इसका मतलब यहां से यहां तक बोले तो अट्रैक्शन रिपल्शन पर डोमिनेट कर रहा है बेटा, उसके बाद फिर से अट्रैक्शन रिपल्शन पर डोमिनेट कर रहा है मेरे बेटे। यहां पर भी अट्रैक्शन ऑलमोस्ट इक्वल, मैं बोल सकता हूं ऑलमोस्ट इक्वल हो गया रिपल्शन के, ये भी हो सकता है ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, बराबर तो नहीं बोल सकता पर ऑलमोस्ट इक्वल हो गया ये बोल सकता हूं जब बॉन्ड फॉर्मेशन नीचे हुआ है। इसका मतलब यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, लोअर एनर्जी लेवल पर गया है, स्टेबिलिटी को गेन किया है, पर गेन कब किया है? जब अट्रैक्शन लगा है।
क्योंकि जब जब अट्रैक्शन लगेगा, जब जब अट्रैक्शन लगेगा, सिस्टम वर्क करेगा। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है क्या आप लोगों ने? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है क्या आप लोगों ने? सुना होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम। जब वर्क होता है, जब सिस्टम खुद से वर्क करता है, तो सिस्टम वर्क करता है तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम कहां जाता है? लोअर एनर्जी लेवल पर। नंदिता सुन लो, ठीक है, यही बता रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स की बात चल रहा हूं, वो पता होना चाहिए, बेसिक फिनोमिना है, ठीक है। हां, तो क्या हुआ? जब दो सिस्टम वर्क डन, एक तो कहता है सिस्टम वर्क करे, एक होता है सिस्टम पर वर्क हो। तो सिस्टम वर्क करता है, जब सिस्टम वर्क करता है तो एनर्जी बाहर जाती है, क्योंकि आपने मेहनत करी। जैसे मान लीजिए आप मेहनत कर रहे हैं, या मैं पढ़ा रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम लोग मेहनत कर रहे हो, मैं मेहनत कर रहा हूं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक सिस्टम है, और सिस्टम है तो क्या कर रहा है? सिस्टम काम कर रहा है, और जब जब सिस्टम काम करता है, सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम में अट्रैक्शन लगता है, तब तब एनर्जी बाहर निकलती है, और जब जब एनर्जी बाहर निकलती है, सिस्टम लोअर एनर्जी लेवल पर जाता है, और जब जब सिस्टम लोअर एनर्जी लेवल पर जाता है, सिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बोल रहा है युवराज सिंह, बिल्कुल सही है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त अट्रैक्शन रिपल्शन से ज्यादा होना चाहिए। अगर रिपल्शन ज्यादा हुआ अट्रैक्शन से तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, अगर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ रिपल्शन से तो भाई बॉन्ड बनेगा। और जब जब बॉन्ड बनेगा, जब जब बॉन्ड बनेगा, दो एटम के बीच में जब जब बॉन्ड बनेगा, अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। और वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या होगा? एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या होगा? क्या होगा बोलो बेटा? एनर्जी रिलीज होने का मतलब सिस्टम कहां जाएगा? लोअर एनर्जी लेवल, और लोअर एनर्जी लेवल पर जाने वाला सिस्टम की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। बोलिए सर। यस, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम ऑन द, सिंपल तरीका है, सही है ना? बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, ठीक है। आइए, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। अब बताइए तो भैया क्या हुआ कि यहां पर अट्रैक्शन लगना शुरू हुआ, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन होना चाहिए। अट्रैक्शन रिपल्शन पे डोमिनेट करेगा बेटा, तो डोमिनेट करने का मतलब ये दोनों पास आएंगे, दोनों पास आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी सिस्टम की। कम होने का मतलब नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा इसका मतलब स्टेबिलिटी को गेन करेगा, स्टेबिलिटी को गेन करेगा तो यह केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का एक कोज माना जाता है, कारण माना जाता है। आईएनडी का मतलब होता है बेटा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और जब जब डिस्टेंस कम होगी तब तब अट्रैक्शन बढ़ेगा, जब जब अट्रैक्शन बढ़ेगा, जब जब एनर्जी निकलेगी, जब जब एनर्जी निकलेगी तब तब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जब जब होगा, जब जब स्टेबिलिटी को गेन करेगा, मोर अट्रैक्शन, मोर एक्सोथर्मिक, मोर रिलीज और मोर स्टेबिलिटी। सही है बेटे बात? क्लियर? बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? बोलिए। सही है बेटे बात? अब क्या हुआ? अब जैसे जैसे मान लीजिए मैं अब धीरे धीरे, अगर मान लीजिए मैं अट्रैक्शन और बढ़ाऊं, तो अट्रैक्शन और बढ़ाने का मतलब ये मान के चलिए कि जैसे जैसे अट्रैक्शन अगर मैंने और बढ़ाया, अट्रैक्शन और बढ़ाया, तो अट्रैक्शन बढ़ाने से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। समझो मेरी बात, अट्रैक्शन बढ़ाने से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम होने से रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो फिर वापस से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी बेटा। पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी क्योंकि रिपल्शन डोमिनेट हो रहा है। रिपल्शन डोमिनेट होने का मतलब बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूटने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने का मतलब सिस्टम स्टेबल या अनस्टेबल। बोलिए भैया। मोहम्मद इरशाद आलम, कमेंट आपका दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है साहब। आइए इधर देखिए, ये फिनोमिना समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलिए आप। सबसे पहले मैं फिर से दोहरा देता हूं, समझो बात को, क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत आसान चीज आई है। यस अभिजीत बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, वेरी गुड अभिजीत, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, अब आइए देखिए, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात यहां समझो, कितने एटम लिए मैंने? 2। समझिए, टाइपिंग वाइपिंग बंद करो बाप, टाइपिंग बंद करो, टाइपिंग बंद करो, एटम
2 एटम लिए मैंने, टाइपिंग बंद, एनसीईआरटी रीड नहीं करना है, मैं बता रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है। हाँ यस वेरी गुड। देखिए हमने कितने एटम लिए साहब, मैंने 2 एटम लिए भैया, 2 एटम लिए, एक एटम ये वाला, एक एटम ये वाला। अब दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन, दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, ठीक है। इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन। अब अगर दोनों को बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अट्रैक्शन रिपल्शन पर डोमिनेट होना चाहिए। अगर दोनों को बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो अट्रैक्शन रिपल्शन पर डोमिनेट होना चाहिए, और डोमिनेट होगा तो सिस्टम क्या होगा, दोनों पास आएंगे, एटम कहां आएंगे बेटा, दोनों पास आएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो और नजदीक आएंगे, और नजदीक आएंगे तो नजदीकियां बढ़ेगी। जब नजदीकियां बढ़ती है, जब 2 एटम के बीच में नजदीकियां बढ़ती है, डिस्टेंस कम होता है, दूरी कम होती है, नजदीकियां बढ़ती है 2 एटम के बीच में, जब नजदीकियां बढ़ती है तो नजदीकियां बढ़ने की वजह से वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होने के चांसेस बनते हैं, और बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक होने का मतलब एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करता जाएगा, और सिस्टम जब पोटेंशियल एनर्जी को कम करेगा तब स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर आकर इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, और बॉन्ड फॉर्मेशन करने का मतलब यह हो गया कि यहां पर बॉन्ड बन चुका है। अब यहां पर तो बॉन्ड तो बन गया, पर अट्रैक्शन अभी भी नहीं रुका, अट्रैक्शन और होता गया। पहले ऐसे हुआ, देखिए एटम ऐसे होते होते ये ओवरलैपिंग हुई, बॉन्ड बना, अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन रुक नहीं रहा है, अट्रैक्शन चाहता है और लगे भाई साहब, अट्रैक्शन चाहता है और लगने की वजह से क्या हो गया कि दोनों न्यूक्लियस बहुत नजदीक आ गए, और न्यूक्लियस नजदीक आने के बाद एकदम से रिपल्शन हुआ, और रिपल्शन होते ये ग्राफ यहां से वापस से ऊपर चला गया, और ऊपर गया तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ती चली गई, और जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तब स्टेबिलिटी कम हो जाती है। यह ग्राफ यह बात बताता है। बोलिए साहब, सही है बेटे, बात क्लियर है? देखिए इस ग्राफ के अंदर बहुत सिंपल सिनेरियो मैंने लिखा है यहां पर, देखिए तरीके से तमीज से, ठीक है बेटे। यहां पर इनफाइनाइट डिस्टेंस से एटम ने आना शुरू किया था, धीरे धीरे अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती गई, एनर्जी जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई वैसे वैसे स्टेबिलिटी आती गई, और जैसे जैसे स्टेबिलिटी आती गई बेटा वैसे वैसे स्टेबिलिटी आती गई, धीरे धीरे स्टेबिलिटी आते एक समय ऐसा आया जब अट्रैक्शन रुका नहीं, और बढ़ता चला गया। जब और बढ़ता चला गया तो फिर ये बॉन्ड रिपल्शन होने की वजह से, जब ये पास आ गए बहुत, तो रिपल्शन होने की वजह से एकदम से दूर जाएंगे तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे तो सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बोलिए भैया, बात सही है बेटे, बात? हाँ योगेंद्र भाई समझ में आ गया बेटा, सबको समझ में आ गया, देख लो आराम से तरीके से, तमीज से क्लियर होना चाहिए। मेरे को एक आंसर चाहिए, अगर आपको समझ में आया तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। अगर आपको यह बात समझ में आई है तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन का आंसर आएगा तो मुझे तू बताएगा, और मुझे तू बताएगा। मैंने एक कंडीशन मानी है यहां पर, सोच के बोलना, ये ए कंडीशन है, मान लीजिए ये वाली कंडीशन मैंने मानी है, ये बी कंडीशन है, ये ए कंडीशन है, और बेटा मैं बोलूं तो ये वाली सी कंडीशन है। जल्दी बताइए इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल कंडीशन कौन सी है? ए वाली, बी वाली, सी वाली? मोस्ट स्टेबल कंडीशन। जब तक मैं पीछे घूमूंगा बेटा तब तक ये मान के चलिए कि आंसर आपके पास आ जाना चाहिए। ये मेरी इच्छा है कि आंसर आपको आ जाना चाहिए। मैं पीछे घूमूंगा तब तक आंसर मोस्ट स्टेबल कंडीशन बोल दे मेरे बच्चे, मेरे बेटा मोस्ट स्टेबल कंडीशन बता दे। इज्जत का सवाल है बेटे, मोस्ट स्टेबल कंडीशन ए बी सी में से कौन सी होगी? मोस्ट स्टेबल कंडीशन ए होगी, बी होगी या सी होगी? जल्दी बोल बेटे मेरे, वेरी गुड, जल्दी बोलिए। मोस्ट स्टेबल कंडीशन कौन सी होगी? जल्दी बोलिए, ए बी सी बोलिए। शाबाश, वेरी गुड, यस, मोस्ट स्टेबल कंडीशन, ये वेरी गुड, शाबाश। सबका वेट भैया, ये देखिए कितना कलरफुल स्लाइड है, कितनी जबरदस्त स्लाइड है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिखा है।
अट्रैक्शन रिपल्शन पर डोमिनेट करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी रिलीज होगी, मोर रिलीज मोर स्टेबल, मोर रिलीज मोर स्टेबल। यही है आज से नारा हमारा, स्टेबल होगा मॉलिक्यूल हमारा प्यारा। यही है आज से नारा हमारा, स्टेबल होगा मॉलिक्यूल हमारा प्यारा। बोलिए भैया, सबसे स्टेबल कंडीशन। यस, सब लोग टाइप कर रहे हैं। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, यस वेरी गुड, यस वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। मेरे को सबके कमेंट दिख रहे हैं, सबके कमेंट दिख रहे हैं। सिर्फ दो चार लोग ऐसे हैं जिनको इतनी छोटी सी बात जो है ना, ये पढ़ने नहीं पड़ रही है। सिर्फ दो तीन मान लो, दो तीन, सिर्फ दो तीन ऐसे हैं सिर्फ। आप सोचिए, आप सोचिए सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन कौन सी होगी? ए वाली, बी वाली, सी वाली? अरे भैया, सबसे स्टेबल कंडीशन है बेटा बी वाली। और बी वाली सबसे स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, और जिस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए मोस्ट स्टेबल कंडीशन, अपना आंसर जाएगा बी मेरे बेटे। बोलिए 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 बोलिए। सी वाले में तो बेटा अनस्टेबल हो गया, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है वो तो अनस्टेबल है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और ज्यादा नेगेटिव है, ए और बी, तो बी वाले की ज्यादा नेगेटिव है। दिस इज मोस्ट स्टेबल कंडीशन, मोस्ट स्टेबल कंडीशन फॉर दिस मॉलिक्यूल। मोस्ट स्टेबल कंडीशन फॉर दिस मॉलिक्यूल इज बी, क्योंकि बी की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। बोलिए। अरे वाह, सचिन भैया ने ऑर्डर ही बता दिया। ऑर्डर बता दो। सबसे ज्यादा बी है, बी के बाद ए है, ए के बाद सी सबसे कम स्टेबल है। बोलिए साहब, आगे बात समझ? बताइए, किसी को दिक्कत परेशानी डाउट बोलिए, जलन चुभन एसिडिटी बोलिए जल्दी अभी। श्रीकांत एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा जो मैंने पूछा है, तीनों इसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ए पर तो अट्रैक्शन लगना शुरू हुआ था, ए कंडीशन पर तो अट्रैक्शन लगना शुरू हुआ था, और बी पर आते आते अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया, और जब अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया तो एनर्जी कम हो गई। और जिस सिस्टम की एनर्जी सबसे कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होती है, जिस सिस्टम की स्टेबिलिटी भाई सबसे खतरनाक होती है। बोलिए साहब। अरे भैया सौरभ भैया, सौरभ भैया, भैया ये एक आदमी पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कम है, कैसे पता चलेगा? अबे नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है, जीरो से नीचे, तो नेगेटिव कम होती है, पॉजिटिव ज्यादा होती है। कैसी बातें करते हो यार, कैसी बातें करते हो? सिंपल चीज बता रहा हूं कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब कम होता है, पॉजिटिव का मतलब ज्यादा होता है, तो कैसे पता चलेगा भाई? ग्राफ नीचे है। अब ए की पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए मैं बोलता हूं ये है, ये वाली है, और बी की पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो यार एक्स और वाई में वाई वाली कम होगी ना, नेगेटिव में वैल्यू कम ही हो रही है ना भाई। अब इतना यार, इतना तो बेसिक है ना, आपको पता ही होना चाहिए कि -1 और -2 में, -1 और -2 में, -1 और -2 में कौन बड़ा छोटा होता है, ये तो पता ही होना चाहिए ना यार। ठीक है, फालतू क्या मतलब जबरदस्ती, मतलब डाउट नहीं आ रहा है फिर भी डाउट जबरदस्ती आ रहा है। मतलब कुछ की आदत होती है ना कि भाई डाउट, मेरे को ये पढ़ लिया मैंने, मतलब किसी की आदत होती है, किसी किसी की, भाई ये पढ़ लिया मैंने यार, आज जब ये पढ़ा मैंने तो मेरे को डाउट कैसे नहीं आया? तो ये आदत हो गई बच्चे की, ये डाउट क्यों नहीं आया मुझे? भाई ये शक कर रहा है खुद के ऊपर कि मुझे डाउट क्यों नहीं आया। मेरे को तो हर क्लास में डाउट आता है, हर स्लाइड में डाउट आता है, आज ऐसा कहा हुआ कि इस स्लाइड में मुझे डाउट ही नहीं आ रहा है, तो यही पूछ लूं कि सर नेगेटिव ये कम कैसी होती है? सिंपल क्वेश्चन है यार, वही डाउट सिंपल। ठीक है ना? अब वो जो पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन जो आया है ना, पीवाईक्यू जो आया हुआ है वो आपको करना है। ठीक है, वो आप करिए। बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू पूछा था उसमें, वो आप करिएगा, इसीलिए मैंने बता दिया। ठीक है ना बात? आप बताइए यहां पर, देखिए सिंपल तरीका, इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसीलिए बोला जाता है
कि सिस्टम की स्टेबिलिटी तब ज्यादा होती है ये बेटे, इसीलिए बोला गया है कि फेवरेबल कंडीशन, a favorable condition for chemical bond formation, आपसे ये पूछे तो इस ग्राफ के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये वाली चीज निकालते हैं। फेवरेबल कंडीशन फॉर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नंबर 1, नंबर 2, अट्रैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, अट्रैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए बाबू, ठीक है, अट्रैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम अट्रैक्शन से क्या होगा, मोर एनर्जी रिलीज। पूरा लिख रहा हूं ताकि हर किसी के दिमाग में क्लियर हो जाए। मोर एनर्जी रिलीज मतलब सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल गई। अब सिस्टम से एनर्जी बाहर निकली मतलब सिस्टम कहां जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल। और लोअर एनर्जी लेवल पर जाने पर ऐसा सिस्टम जो लोअर एनर्जी लेवल है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसीलिए सेकंड तरीका क्या बन गया कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो बेटे स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। अब आप कैसे भी इसको जोड़ के पढ़ो, ये आपकी मर्जी है, पर कॉन्सेप्ट यही है। बोलिए, अब आप इन पूरी चीज को देख लीजिए। ये फाइनल कंक्लूजन निकला है इस ग्राफ के बाद से कि कोई भी पूछे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो बोलना है भैया अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज होगी तो सिस्टम जाएगा लोअर एनर्जी लेवल पर, और सिस्टम लोअर एनर्जी लेवल पर जाएगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसका मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए। बोलिए, सही है बेटे बात, क्लियर? हाँ भैया, तो देखिए भैया केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की महत्वपूर्ण स्थितियां, पहला अट्रैक्शन, आकर्षण अधिकतम होना चाहिए। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक बात बोल देता हूं, रासायनिक बंध निर्माण की महत्वपूर्ण स्थितियां, आकर्षण अधिकतम होना चाहिए और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए। स्थितिज ऊर्जा कम होगी, आकर्षण ज्यादा होगा, आकर्षण ज्यादा होने से ऊर्जा बाहर निकलेगी, ऊर्जा जितनी बाहर निकलेगी तंत्र निकाय निम्न ऊर्जा स्तर पर जाएगा, और तंत्र और निकाय जितना निम्न ऊर्जा स्तर पर जाएगा वो उसके स्थायित्व को बढ़ाएगा। इसीलिए स्थितिज ऊर्जा होनी चाहिए तंत्र और निकाय की कम, और आकर्षण होना चाहिए ज्यादा। बोलिए, बिल्कुल अमन, ठीक है। चलिए, तो ये फाइनल कंक्लूजन हमारे यहां से निकला, ठीक है। अब आइए क्या बात करें कि साहब एक बात तो हो गई। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, ध्यान सुनिए, ठीक है। एक बात, इतनी सी बात एक और बोली थी मैंने आपको कि भाई एटम कंबाइन क्यों होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। और स्टेबिलिटी के लिए दो कंडीशन अपने पास आ गई, अट्रैक्शन ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी कम। अब तीसरी बात क्या होती है कि कुछ ऐसे भी होते हैं, अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अकेला रहना पसंद करते हैं। साधु संत महात्मा, मैंने बोला था आपको, उनको किसी की जरूरत नहीं होती, नाते रिश्तेदार किसी की जरूरत नहीं, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, इनर्ट गैसेस। इसलिए हर एटम क्या चाहता है, इसलिए हर एटम क्या चाहता है कि अपनी स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करे। और अपनी स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने का मतलब ये मान के चलिए कि वो इनर्ट गैस के जैसा बनना चाहता है, और इनर्ट गैस के अंदर बनना चाहता है, इसका मतलब ये मान के चलिए कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहता है। दैट मीन्स दूसरा कॉन्सेप्ट जो आता है इसी, अब धीरे धीरे चैप्टर में आगे चल रहे हैं भैया, बेसिक बात क्लियर होनी चाहिए। अगली बार पढ़ के आना अच्छे से, अगली बार स्लाइड मेरी क्लास में आने से पहले हर कोई इंसान 5 मिनट पढ़ के आएगा, पहले पूरा रिवाइज करके आएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर देख के आएगा, ठीक है। वरना कोई फायदा नहीं है क्लास में बैठने का। ऐसा नहीं है कि क्लास में बैठ गए, ठीक है पढ़ लिया, अरे राजा हूं मैं, तो वो राजा राजा के चक्कर में हर साल नीट निकल जाता है, ठीक है बेटे। आइए अब देखिए, तो हमारे पास आता है बेटा कॉसेल लुईस
ऑक्टेट रूल। अब कुछ लोग ऑक्टेट की स्पेलिंग ये भी लिखते हैं, जो ठीक लगे ऑप्शन में जो आ जाए वो लिख देना बाबू, ठीक है। कुछ नीचे वाला ऑक्टेट लिखते हैं, कुछ ऊपर वाला ऑक्टेट लिखते हैं, भाई दोनों लिख दिया, जैसी जो मर्जी आए, ठीक है ना। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हो तो देखिए क्या बोला गया साहब, ध्यान से सुनो। ईच एटम, तो कॉसल लुईस ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, ईच एटम ट्राइज टू कंप्लीट eight electrons in its outermost shell. Each atom tries to complete 8 electrons in its outermost shell. हर एटम ऐसा करना चाहता है बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आराम से देखिए, आराम से 4 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से और बहुत सिंपल आएंगे, मैं गारंटीड बोल रहा हूं। अगर मेरे नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, मेरा लेक्चर अच्छे से देख लिया ना, वो 4 क्वेश्चन कभी गलती नहीं होंगे, 100% गारंटी बोल रहा हूं, ठीक है, ठीक है। देखिए, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तरीके इसके पास होते हैं। तो हर एटम, कॉसल लुईस ऑक्टेट रूल क्या बोलता है भाई, हर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है। कंप्लीट कैसे कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को लूज कर दे, या वो किसी से गेन कर ले, या फिर उसकी शेयरिंग कर ले। यही तरीके हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के। और 8 इलेक्ट्रॉन जो रख सकता है वो कॉसल लुईस ऑक्टेट रूल से स्टेबल माना जाता है। सही है बेटे बात। अब आइए, ठीक, अब इसमें देखिए लूज करे, गेन करे या शेयरिंग करे। तो देखिए नंबर 1 मैं बोलूंगा बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है बेटे बात, ठीक। अब देखिए, हर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। वो इनर्ट गैस जैसा बनना चाहता है, वो इनर्ट गैस जैसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहता है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, और हद का मतलब हुआ वो दे भी सकता है, वो ले भी सकता है, वो शेयरिंग भी कर सकता है। अब उसमें से वो तरीके हम पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल में ये करना क्या चाहता है। सही है बेटे बात, अभी सुनते जाओ सब कुछ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखिए बेटा, अभी ऑक्टेट रूल चल रहा है ना, अभी ये ऑक्टेट रूल शुरू किया है, एक्सेप्शन इसके बाद आते हैं। अब आप पहले ही एक्सेप्शन पूछ लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूछते रहो, ठीक है ना बात। आइए अब देखिए, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखिए, तो कंप्लीट ट्रांसफर जब होता है तो बेटे मैं फॉर एग्जांपल बात कर लेता हूं। एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिया है सोडियम और मैंने लिया है क्लोरीन। ध्यान दो, काम की बात है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो लिख सकता हूं 287। दोनों अपने इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, क्योंकि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टेबल होता है। सुन लो मेरी बात तरीके से, तमीज से, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन ये भी रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन ये भी रखना चाहता है। सोडियम है मेटल, इलेक्ट्रॉन को देगा। क्लोरीन है नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। आओ, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो सोडियम पर चार्ज आया बेटा एक +1। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, चार्ज आया -1। मेटल था, लूज कर दिया, नॉन मेटल था, गेन कर लिया। लूज किया तो भैया एक बार देख लेना, लूज किया तो 2 8 रह गए। सही है बेटे, 2 8 रह गए। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटे इसने गेन किया तो 2 8 8 हो गया। इसने लूज किया, इसने गेन किया, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया।
इसी को बोला जाता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितनी जरूरत थी उतने का ट्रांसफर किया, ऑक्टेट कंप्लीट किया, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए मेरे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने का मतलब इन्होंने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया, और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के बाद इन दोनों ने स्टेबिलिटी को गेन किया। पर कैसे किया? एक ने लूज किया, दूसरे ने गेन किया। चार्ज एक पर पॉजिटिव, चार्ज दूसरे पर नेगेटिव, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक ने लूज किया, दूसरे ने गेन किया, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर से ऑक्टेट को दोनों ने कंप्लीट किया, ऑक्टेट रूल को फॉलो किया। क्यों किया? क्योंकि हर एटम अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है। सही है बेटे बात? हर एटम अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, और शेयरिंग भी कर सकता है। बोलो भैया बच्चों, ठीक है? क्लियर? ओके, यस। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉन्ड नहीं बोलते भैया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बेटा गलत मत बोलो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉन्ड नहीं होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ये दो ही नाम होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉन्ड नहीं बोलते। ध्यान रखना बाबू। अच्छा, ये ऑक्टेट, ये 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों रखना चाहते हैं? मुझे एक आंसर दो इस बात का। ये 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों रखना चाहते हैं? अरे भैया, ये इनर्ट गैस जैसा बनना चाहते हैं, और इनर्ट गैस अकेली भी स्टेबल रहती है, अकेले भी दमदार रहते हैं, क्योंकि उनको दुनिया में किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि खुद में अपने आप बहुत ज्यादा स्टेबल है। और जो स्पीसीज खुद में स्टेबल है उसके जैसे सब लोग बनना चाहते हैं। सही है बेटे? चलिए अब आइए अगला एग्जाम्पल देखो मेरे बेटा। अगला एग्जाम्पल देखें, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा बेटा ध्यान से, तरीके से, तमीज से। आजा मेरे बच्चे, ओ मेरे बच्चे, आजा बेटा, आजा रे मेरे बेटा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन में ये होता है 282, 12 इलेक्ट्रॉन, और ये होता है 2 और ये 6। बताइए मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन को दे कि ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में रख सके? कितने इलेक्ट्रॉन को दे? तो मेरे हिसाब से आपका आंसर होगा कि भैया ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। भैया बोल सकते हैं आप मेरे को, एस भैया बोल सकते हैं, 25 भैया बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो भैया आप बोल सकते हैं कि भैया ऐसा करो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से भैया निकाल दो बाहर। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाल दिए, तो ये +2 आ गया। और भैया इसको 6 से 8 बनाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देता हूं, तो ये -2 हो जाएगा भैया। और -2 होने से इसको भी घबराहट नहीं मिलेगी, घबराहट नहीं होगी, 2 8 बन जाएगा। और इसको भी घबराहट नहीं होगी, ये भी 2 8 बन जाएगा। और दोनों के दोनों ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों रख लेंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे दोनों के दोनों, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेंगे, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटे मेरे हिसाब से आयनिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। बोलिए भैया की जय हो। सही है बेटे? ठीक, तो आप भैया बोल सकते हैं, 25 भैया चलेगा, 25 भैया के नाम से पूरा कमेंट कर दीजिए, धमाधम कमेंट डाल दीजिए। आज शाम के सेशन में 8:30 बजे यही कमेंट चलेंगे, 25 भैया के नाम से, 25 के नाम से, 25 भैया जिंदाबाद। आइए बात करें, ठीक है? आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, भैया ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। भैया आपने बोला कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मैंने सुना आपके भैया बोला आपने, तो इज्जत रखूंगा आपकी, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इधर से 2 निकाले, उधर 2 जोड़ दिए, दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। भाई साहब माहौल सेट हो गया दोनों का, दोनों को मजे आ गए, अट्रैक्शन लगाया, जिंदगी आराम से जी रहे हैं। बिल्कुल सही है दानिश भाई, घोड़े वाला बाबा की जय हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है? अब आइए, अगर मान लीजिए मैं यहां पर बात करता हूं कैल्शियम, मान लीजिए कंपाउंड लिया है मैंने CaF2। अब CaF2 के अंदर देखते हैं, कैल्शियम हो गया बेटा यहां पर 2 फ्लोरीन हो गए, बेटा यहां पर भी 2 फ्लोरीन हो गए। ये देखिए एक कैल्शियम हो गया, कैल्शियम बीच में लिख देता हूं, और ये 2 फ्लोरीन हो गए। भाई एक कैल्शियम है, 2 फ्लोरीन है, मैंने लिख दिया। एग्जाम्पल देख लो अच्छे से, अभी तो आयनिक बॉन्ड पढ़ नहीं रहे, सिर्फ ऑक्टेट रूल समझा रहा हूं, किसने कितने दिए, किसने कितने लिए। सही है? ओके बेटा, अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर था 20। 20 को कैसे लिखेगा मेरे बच्चे? 2 8 8 2, 8 और 8 16, 2 18 और 2 20।
कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 हो गया मेरे बच्चे। अब इसका एटॉमिक नंबर बोले तो ये है 27 और ये भी है बेटा 2,7। बोलो भैया की जय हो। हाँ 25 भैया, 25 भैया बोल रहा है, मामा बोल दे बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मामा बोल दे, भैया बोल दे, जो भी बोल रहा बोल दे, मोहब्बत का रिश्ता है, हमेशा रहेगा। ठीक है, अब आइए, अब इसने क्या किया, कैल्शियम है, ऑक्टेट कंप्लीट करना था। क्या करना था? ऑक्टेट कंप्लीट करना था। ये ऑक्टेट कंप्लीट करना था, 8 इलेक्ट्रॉन रखने थे भैया, 2 इसने कुर्बान कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन कुर्बान कर दिए तो चार्ज आ गया +2, तो ये कन्वर्ट हो गया 288 में। कुर्बान कर दिया भाई, ताऊ भी बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया, पर 25 लगाना जरूरी है। 25 भैया, 25 मामा, 25 ताऊ। ठीक है, आइए, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए। अब इसको जरूरत थी 1 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया। इसको 1 की जरूरत थी, इसने 1 लिया। 2 दिए, 1 इसने लिया, 1 इसने लिया। ठीक है ना? और दोनों ने कन्वर्ट होके अपने अपने ऑक्टेट को मेरे बच्चे ने कंप्लीट कर दिया। और मेरे बच्चे ने कंप्लीट किया तो बेटा कंप्लीट करते ही उसको समझ में आ गया, और मेरे बच्चे का जो है ना बेटे, वो 2026 में सिलेक्शन हो गया खुलेआम। और 2 यहां पर अट्रैक्शन लग गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बेटे मेरे बेटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बच्चे का सिलेक्शन हो गया, और उससे भी मजा आ गया, उसके घर वालों को भी मजा आ गया, और हमें भी मजा आ गया। और ये CF2 तैयार हो गया, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट, मेरे बेटे का, इसका भी कंप्लीट, और इसका भी कंप्लीट, और स्टेबिलिटी गेन हो गई। दिस इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलिए। मोहम्मद अतीक भाई दिख रहा है मुझे सब दिख रहा है। थाला भाई भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। 2 + 5 7, थाला भाई भी बोल सकते हैं। 25 मामा, मामू, ये थैंक यू, मामू भी बोल सकते हैं बहुत बढ़िया। आइए, ठीक है, आइए, अच्छा बताइए, समझ में आ गई बात? कंप्लीट ट्रांसफर समझ में आया? एक ने दिया, दूसरे ने लिया, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, खेल खत्म हो गया। ठीक है, अभी अपन आयनिक बॉन्ड की बात चल रही है बेटा, है ना? कंप्लीट ट्रांसफर। अब आइए सेकंड, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट समझिए, अगली बात देखिए। अब क्या हुआ? बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने कंप्लीट ट्रांसफर किया था ना, अब एक काम करते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर के अलावा वो हो सकता है कि शेयरिंग भी करे। शेयरिंग भी तो हो सकती है ना? तरीका ये भी तो हो सकता है। अब इक्वल शेयरिंग को आप बोल सकते हैं दिस इज द म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग एंड शेयरिंग इज केयरिंग। भाई शेयरिंग इज केयरिंग, सही है बात? ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू भाई, आ जाओ। अब देखिए, हाँ जी साहब, आ जाए वापस से। अब देखिए यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, एक ने दिया, दूसरे ने लिया। अब बात करें शेयरिंग के बारे में। किसके बारे में? शेयरिंग के बारे में। शेयरिंग इज केयरिंग। आलम भाई धन्यवाद, है ना? अब दूसरा तरीका इस्तेमाल किया उसने। एक तरीका क्या इस्तेमाल किया कि भैया, पहला तरीका इस्तेमाल किया कि इसने दिया और इसने लिया। पहला तरीका तो यह था कि लूज किया, गेन किया। अब हो सकता है ना, कभी ऐसा भी हो सकता है जब लूज करने वाला ना हो, गेन करने वाला ना हो, तो फिर शेयरिंग, एंड शेयरिंग इज केयरिंग। एंड देखिए इसके अंदर क्या हो सकता है, शेयरिंग जब जब होगी, म्यूचुअल शेयरिंग जब जब होगी, तब बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनेगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा बनता है जब म्यूचुअल शेयरिंग या इक्वल शेयरिंग होती है। सही है? ठीक बेटा, अब आओ, अब शेयरिंग के अंदर बात करते हैं। शेयरिंग का मतलब समझ लो बेटा, तरीके से तमीज से आ जाओ। मान लीजिए मैं यहां पर फ्लोरीन की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर फ्लोरीन की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। चलो कमेंट करना शुरू करेंगे अब, कमेंट करना शुरू करेंगे अब जो मैं पूछ रहा हूं।
ठीक है, अब आइए देखिए। हां जी बेटा जी, आ जाओ। फ्लोरीन के पास देखिए, यहां पर 2 7, बेटा यहां पर 2 7, एटॉमिक नंबर 9 होता है ना, तो 9 को मैंने चेंज कर दिया 2 7, 9 को लिख दिया 2 7, 9 को लिख दिया 2 7। ठीक है, अब आइए। हां जी, अब देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है कि 2 7 2 7। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसको भी है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसको भी है, मतलब अब इन दोनों में से कोई भी दे नहीं सकता, कोई भी ले नहीं सकता। इसका मतलब कंप्लीट ट्रांसफर यहां पर नहीं हो सकता। सुनो मेरी बात, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, इसका मतलब अब क्या करेंगे, ये 7 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7, है ना बेटा, सही है। अब दोनों सॉरी, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग, मतलब इसने इसका ध्यान रखा, इसने इसका ध्यान रखा, और दोनों ने शेयरिंग करके अपने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब इन दोनों ने अपने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। ये हो गया, जितने की जरूरत उतने की शेयरिंग, दिस इज म्यूचुअल शेयरिंग। उन पर दोनों का अधिकार है, बिल्कुल, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इन दोनों का अधिकार है। दोनों ने शेयरिंग किया है, इसने इसका ध्यान रखा, इसने इसका ध्यान रखा, और दोनों ने इक्वली शेयर किया है, और दोनों ने अपने अपने ऑक्टेट को दोनों ने कंप्लीट किया है। ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब ये जो लोन पेयर है, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और बेटा इसको बोलते हैं लोन पेयर। हाँ जी बोलिए, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। जितने की जरूरत उतने की शेयरिंग। बोलिए सर। हाँ वेरी गुड, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। अब सुनिए, बताइए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाँ जी भैया बोलना, बोलो भैया। 2 6 2 6, बताइए कितने की जरूरत है, कितने की जरूरत है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जितने की जरूरत उतने की शेयरिंग। 2 की जरूरत तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, और दोनों ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया। दिस इज द म्यूचुअल शेयरिंग, दिस इज द इक्वल शेयरिंग। सही है बेटे बात, और अपने टारगेट को अचीव किया, बिल्कुल सही है। आइए, अब ये 2 6 से 2 8 बन गया, ये 2 6 से 2 8 बन गया, डबल बॉन्ड बना के ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। ये 2 बॉन्ड पेयर है। अगर बॉन्ड पेयर पूछे तो 2 है, और लोन पेयर पूछे तो 1 2 3 4, 4 लोन पेयर है। बोलो बेटा, जितने की जरूरत उतने की शेयरिंग। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने की जरूरत, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में, 2 की जरूरत है, 2 की शेयरिंग। मान लीजिए मैंने लिखा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बताओ बेटे जल्दी से बोलिए, ये 2,5 है, ये 2,5 है, जल्दी बोलिए कितने की जरूरत है। 2 5, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने की जरूरत है,
3 इलेक्ट्रॉन की। कितने की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की। जितने की जरूरत उतने की शेयरिंग। तो देखिए 1 2 3, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जितने की जरूरत उतने की शेयरिंग। तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो इस नाइट्रोजन ने 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन दिए, बचे 2 लोन पेयर, बचे 2 लोन पेयर। ये ऑक्टेट कंप्लीट, ये ऑक्टेट कंप्लीट। बोलिए, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों ने ऑक्टेट कंप्लीट किया। अब बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बनाने में जा चुके हैं वो पेयर कितने हैं? बता बेटा, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। बेटा लोन पेयर कितने हैं? बोले तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। लोन पेयर वो हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। बेटे 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर यहां पर है, ये 3 लोन पेयर यहां पर है। तो लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना करे, और बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो पार्टिसिपेट नहीं करते वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताइए, जितने की जरूरत उतने की शेयरिंग। बॉन्ड है सिंगल, बॉन्ड है डबल, बॉन्ड है ट्रिपल। बोलिए, 3 की जरूरत थी तो 3 की शेयरिंग की। शेयरिंग करने के बाद क्या हुआ बेटा? इसने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया, इसने भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। अब ये हो गई इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल शेयरिंग? भैया दोनों ने इलेक्ट्रॉन दिए, एक जैसे दिए, और दोनों ने शेयरिंग करी। इसका मतलब दोनों पर दोनों का अधिकार है, दोनों पर दोनों का अधिकार है। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। भैया जो बॉन्ड बनाएगा वो बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड बना रहे हैं यहां पर, ये तो ये बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए, ये रहा बॉन्ड पेयर। जो बॉन्ड बना रहे हैं वो पेयर हैं। ऐसे बॉन्ड कितने हैं? ऐसे पेयर 2 हैं, तो 2 लिख दिया। जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो 4 लोन पेयर हो गए और 2 बॉन्ड पेयर हो गए। यहां पर 3 बॉन्ड पेयर हो गए, और बेटा 1 और 1 2 लोन पेयर हो गए। समझ में आ गई होगी बात? इक्वल शेयरिंग का मतलब जितने की जरूरत उतने की शेयरिंग, दोनों का दोनों पर अधिकार है, एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल सही बोले। साझेदारी, समान साझा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, समान साझा, जितने की जरूरत उतनी की शेयरिंग, और दोनों पर दोनों का अधिकार है। यस, अमन कुमार बिल्कुल सही है। लोन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो बच जाते हैं, बिल्कुल सही बोला है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो बच जाएंगे वो लोन पेयर है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते वो लोन पेयर है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर ले वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन से। बोलिए, सही है बेटा बात? अब आइए चलिए अगला देखें। आइए, अब तीसरी बात आती है बेटा, तीसरी बात आती है कि हो सकता है ना, तीसरा यह भी तरीका आता है, शेयरिंग भी 2 तरह की हो सकती है। तो तीसरी तरह की शेयरिंग आती है बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अनइक्वल शेयरिंग, ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग का मतलब कि भैया अधिकार दोनों का है पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक का है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक का है, मजे दोनों ले रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन दोनों के थे। म्यूचुअल शेयरिंग में क्या था? इलेक्ट्रॉन दोनों के थे, मजे दोनों ले रहे हैं। अनइक्वल शेयरिंग में क्या है? इलेक्ट्रॉन एक का है पर मजे दोनों ले रहे हैं, शेयरिंग फिर भी है। सही है बेटे बात? ठीक है। हां, अब देखिए, अनइक्वल शेयरिंग का मतलब, अनइक्वल शेयरिंग का मतलब बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट सॉरी। देखिए, उदाहरण के तौर पर आ जाओ। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने लिया है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 1 2 3, अमोनिया। बहुत सिंपल तरीका है। हाँ जी, मनीष कुमार बोलिए भैया। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5,
नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। 5 में से 3 दे दिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 2 बचे हैं जो कि लोन पेयर है। ठीक है, अब H+ आया, अब H+ के पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? वैकेंट। ठीक है, अब वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट ऑर्बिटल में इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इस H+ को दे दिया। अब दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो बन गया सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहां पर, दोनों के एटम के बीच में पहला ही बॉन्ड है, तो पहला ही बॉन्ड सिग्मा बन गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक का था पर शेयरिंग दोनों कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक का था, शेयरिंग दोनों कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं अनइक्वल शेयरिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मान लीजिए मैं इसी तरीके से बात करूं, यहां पर मैंने बोला वाटर मॉलिक्यूल H2O, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए भाई? ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p4, तो ये n हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से देखते हैं, 6 में से 2 दे दिए मेरे बेटे, तो 1 2 3 4, हाइड्रोजन का 1 1 हो गया। तो ऑक्सीजन के यहां पर 2 लोन पेयर बचे हैं, और मैं H+ प्रोटोनेशन यहां पर करवा रहा हूं। प्रोटोनेशन करवा रहा हूं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसने लोन पेयर को दिया, और यहां पर बन गया बेटा H3O पॉजिटिव, और यहां पर हो गया अनइक्वल शेयरिंग, क्योंकि शेयरिंग दोनों की है भाई, शेयरिंग दोनों ने करी है, पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक का है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनइक्वल शेयरिंग। बोलिए सही है बेटे? बात क्लियर है? क्लियर है? ओके, अनइक्वल शेयरिंग बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैंने बोला फॉस्फीन, 1 2 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरह 5 ही होंगे, और ये लोन पेयर होगा। अब ये H+ आया, प्रोटोनेशन किया तो क्या हुआ? इसने अपना लोन पेयर इसको दिया, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास है ही। वैकेंट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ फास्फोरस के हैं, मजे दोनों ले रहे हैं, इसलिए यहां पर बनने वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको बोलते हैं अनइक्वल शेयरिंग, इसको बोलते हैं अनइक्वल शेयरिंग, इसको बोलते हैं अनइक्वल शेयरिंग। तो 3 तरीके हमने पढ़े हैं कॉसल लुईस ऑक्टेट रूल में, 3 तरीके हमने पढ़े हैं। सही है बेटे बात? अब 3 तरीके हमने पढ़े हैं, तो उसमें सबसे पहला तरीका क्या पढ़ा है? एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने गेन किया, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, आयनिक बॉन्ड बना। अब आयनिक बॉन्ड बहुत से नहीं बनाना चाहते, तो इक्वल शेयरिंग कर लिया, म्यूचुअल शेयरिंग कर लिया। अब म्यूचुअल शेयरिंग किसी में नहीं हो सकती, तो अनइक्वल शेयरिंग हो गई। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के 3 तरीके हम लोगों ने यहां पर पढ़े हैं, जिससे कॉसल लुईस ऑक्टेट रूल को समझाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? बहुत सिंपल तरीका है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, 5 कैसे पता चले? नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s2 2s2 2p3 है, और ये 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये 5 इलेक्ट्रॉन में से 1 2 3 दिए हैं, 1 2 3 दिया है, क्योंकि दूसरे तो हाइड्रोजन के हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन दिए नाइट्रोजन ने, 1 लोन पेयर बचा है, और लोन पेयर बचा है तो उसने अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया। डोनेट करने पर यहां पर सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। सिंपल तरह, दिस इज द अनइक्वल शेयरिंग। सही है बेटे बात? क्या बताऊं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, क्या बताऊं? प्रोटोनेशन का मतलब, अरे प्रोटोनेशन का मतलब देखो, H+ का एडिशन ऑफ प्रोटोन है ना, और H+ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, सिर्फ प्रोटोन है, तो एडिशन ऑफ प्रोटोन इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। ये एडिशन ऑफ प्रोटोन का मतलब, H+ का जुड़ना। H+ क्या है? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन था, उसको बाहर निकाल दिया, बाहर निकालने के बाद H+ बना। H+ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटोन है, और प्रोटोन है तो उस प्रोटोन को ऐड करोगे तो H+ एज अ प्रोटोन वर्क करता है, और H+ का एडिशन प्रोटोनेशन कहलाता है। और प्रोटोनेशन जब होता है किसी मॉलिक्यूल में, जब H+ जुड़ता है, एडिशन ऑफ H+ जब होता है, तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बोलिए। हाँ जी, अब बोलिए।
बेटा मैंने H प्लस आशु मैंने H प्लस एक ही अटैच करवाया ना, इसलिए एक ही लोन पेयर दिया है, इसलिए बनाया एक ही लोन पेयर दिया, क्योंकि H प्लस एक ही है, एक ही H प्लस है, वो बात करो, मैं स्टैंडर्ड समझा रहा हूं, है ना। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना नहीं समझा रहा, सिर्फ ये समझा रहा हूं अनइक्वल शेयरिंग क्या होती है। अरे आयुष बेटा अभी बनाना बॉन्डिंग कहां से आ गई यार, बनाना बॉन्डिंग की बात आएगी तब देखी जाएगी ना बात यार। मतलब ये है कि अभी गांव बसा नहीं और चोर पहले आ गए, गांव बसा नहीं चोर पहले आ गए, सही सिंपल तरीका है आसान है, ठीक है ना। हाँ जी बोलिए। अरे बेटा पॉजिटिव साइन इसलिए लगाया है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है ना मेरे बच्चे, आप सोचो ना H प्लस में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल था, देखो फिर से देखो, हद हो गई, कितनी छोटी सी बात है ना। अब देखिए ये हाइड्रोजन, देखना ये हाइड्रोजन हो गया, ये 1s1, ध्यान दो भाई, इतना बेसिक पे जाना पड़ेगा क्या, बहुत बेसिक है ये, इतना बेसिक पे जाना पड़ेगा क्या। 1s1 देखो, 1s1 में से एक इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकाला, तो जब इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालोगे, ये माइनस इलेक्ट्रॉन का वाला इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो ये 1s0 बचेगा मेरे बच्चे, एटॉमिक नंबर 1 है, और 1 एटॉमिक नंबर में जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद आपको H प्लस आएगा, और H प्लस के अंदर आपके पास यहां पर एक ऑर्बिटल में 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, वो बाहर निकाल दिया, तो ये 1s के अंदर अब ऑर्बिटल वैकेंट है, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, अब सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन बचा है, इसीलिए H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं, H प्लस को प्रोटॉन इसीलिए बोला जाता है, और प्रोटॉन और एडिशन ऑफ H प्लस, एडिशन ऑफ H प्लस को हम बोलते हैं प्रोटोनेशन, क्योंकि H प्लस एक्ट एज अ प्रोटोन, और इसको प्रोटोनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि H प्लस के पास एक ऑर्बिटल 1s में वैकेंट पड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने और वैकेंट है, तो ये स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और अमोनिया में वो 2 इलेक्ट्रॉन अमोनिया ने दिए हैं इसको, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हुआ है, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसी को बोलते हैं अनइक्वल शेयरिंग, ये है अनइक्वल शेयरिंग। भैया इतना बेसिक समझाना पड़ेगा क्या, बोलिए। जब भी H प्लस जुड़ेगा, जब भी H प्लस जुड़ेगा तब तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, प्रोटोनेशन होगा। अब इतना बेसिक पे मुझे जाना पड़ेगा क्या कि मुझे H प्लस समझाना पड़ रहा है कि H प्लस में इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली पड़ा है, प्रोटॉन है। भैया बताओ तो सही आप 2025 के नीट एग्जाम से क्या 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 उम्मीद करते हैं आप, 2025 का जो पेपर आया था उसमें नीट एग्जाम से क्या उम्मीद करते हैं आप, कि इतनी छोटी बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। बेटा H प्लस में सिंपल है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था वो निकाल दिया तो H प्लस बचा, H प्लस में वैकेंट है। अब बोलिए सारा, सारा बोलिए बेटा, सारा अब बोलिए कहां गए आप, जो पूछ रहे थे कि सर ये प्रोटॉन क्या होता है, ये कैसे हुआ, क्या कहां गई सारा, बोलो भैया। फिर भी आपने पूछा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, पहली बार समझ लो, ठीक है ना। H प्लस प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन ही बचा है, इलेक्ट्रॉन चला गया और वैकेंट आ गया, उस वैकेंट में अमोनिया ने अपना लोन पेयर दे दिया, लोन पेयर देने के बाद जिस बॉन्ड के थ्रू दिया उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला गया और उसे अनइक्वल शेयरिंग का नाम दिया गया, सिंपल है। अब बोलिए आप कि भाई इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है कि आप बताइए कि आप बोले कि प्रोटॉन क्या होता है। हां, प्रोटोनेशन प्रोसेस क्या होता है, यह दिक्कत आ सकती है। भाई प्रोटोनेशन सर पहली बार सुना है, तो प्रोटोनेशन प्रोसेस का मतलब समझ लो, जब जब H प्लस जुड़ेगा तब तब प्रोटोनेशन होगा।
सही है। हाँ तो बेटा मैं हमने एक एक बच्चा लिख रहा है सर आपने बोला था बेसिक से करवाएंगे, है ना। अब आप बताओ, बेसिक से करवाने के लिए तो बोला था, तो बेसिक के अंदर ये नहीं आता है। बेसिक के अंदर बेटा ये नहीं आता है। बेसिक के अंदर ये नहीं आता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मैं एक लिखूं, फिर उससे H प्लस बनाऊं, और फिर बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन को निकालूं, और निकालने के बाद बताऊं कि ये प्रोटॉन है। ये बेसिक में नहीं आता है, ये अल्ट्रा बेसिक होता है। ठीक है, ये अल्ट्रा बेसिक में आता है, मतलब बेसिक का भी छोटा भाई है। जो बेसिक है ना उसका छोटा भाई होता है अल्ट्रा बेसिक, ये वहां पर आता है। ठीक है, चलिए। अरे बेटा क्वेश्चन तो तब कराओ ना जब क्वेश्चन आएंगे, अभी क्वेश्चन आने तो दे, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है ना, आ जाओ क्वेश्चन करवाएंगे, पर पहले क्वेश्चन तो आए। हाँ भैया, इसका देखिए, मैं बोलूं तो ये देखना, ये कंपाउंड मैंने लिया है, नाम याद रखना, इसका नाम है हाइड्राजीन। क्या नाम है? हाइड्राजीन। बहुत से बच्चों को पता होगा। ठीक है, ठीक, हाइड्राजीन। ठीक, अब हाइड्रोजन नाम सुना है क्या? हाइड्रोजन सुना होगा सब लोगों ने ना। अब हाइड्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है और ये नाइट्रोजन पे एक और लोन पेयर है। अब इसमें एक H प्लस मैंने किया है, क्या बनेगा मेरे बच्चे? N2H5 प्लस। बताइए क्या यहां पर प्रोटोनेशन हुआ है? बोलिए, क्या यहां पर प्रोटोनेशन हुआ है? क्या यहां पर प्रोटोनेशन हुआ है मेरे बेटे? बोलिए, जल्दी बोलिए। ठीक है, क्या यहां पर प्रोटोनेशन हुआ है? ठीक है, बताइए जल्दी, क्या यहां पर प्रोटोनेशन हुआ है? हाँ जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। वापस से आ जाइए, लाइन पे आ जाइए, कोई बात नहीं, पूछ लिया कोई बात नहीं, बता देंगे, पूछ लिया करो, कोई बात नहीं बेटा, सही बात है, पूछ लिया करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहां पर प्रोटोनेशन हुआ है, प्रोटोनेशन हुआ है, H प्लस एडिशन हुआ है, H प्लस एडिशन हुआ है, तो उस H प्लस एडिशन के अंदर बनने वाला बॉन्ड क्या होगा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बस ये बताना चाहता हूं मैं आपको। और इसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां पर बनता है उसको बोलते हैं अनइक्वल शेयरिंग। अब बेटा जिसने मेरे से पूछा था ना भाई, उसको बताया, तो उसको पहले तो भाई जिसने मेरे से बेसिक पूछा था ना वो कि सर वो बताओ H प्लस, तो वो बताओ उसको आया कि नहीं। बाकी को आ गया, बहुत अच्छी बात है। बोलो बेटा, जिसने मेरे से पूछा था बेटा वो बताओ। बोलो बोलो बेटा, कोई बात नहीं। अब सब कुछ आता ही होता तो फिर यहां आते भी क्यों? सही बात है, वैसे भी सही बोल रहे हो आप बच्चा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई बात नहीं, पूछ लिया करो आप, तो मैं तो बता दूंगा बेसिक, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बेसिक आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे, है ना। तो अब आप बताइए, वो जो बच्चा मेरे से पूछ रहा था ना वो बताइए। देखो आप बताओ, फिर से बोलना। मान लीजिए मैंने बोला P2H4, ध्यान दो भाई, कंपाउंड ले रहा हूं, आप तो ध्यान से देखते रहो। ये देखिए, फास्फोरस में एक लोन पेयर, यहां पर एक लोन पेयर, लाइक नाइट्रोजन। अब बताइए, H प्लस एडिशन हुआ, यहां पर बना P2H5 पॉजिटिव। आ जाओ, बोलो भैया, क्या इसमें प्रोटोनेशन हुआ है? बताइए, क्या प्रोटोनेशन हुआ है? सही है, हाँ प्रोटोनेशन हुआ है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब बहुत सीधा सिंपल फंडा क्या है कि जब जब H प्लस का एडिशन होगा, या जब एडिशन H प्लस का होगा, हिंदी में लिख रहा हूं, तब प्रोटोनेशन होगा, और जब प्रोटोनेशन होगा तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया मेरे बेटे, वहां पर अनइक्वल शेयरिंग होगी। ये हो गया साहब, बोलिए
ये बात समझ में आई, फंडा समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए अब आप। भाई क्लियर है तो क्लियर होना चाहिए सब तरीके से। हाँ आतिक भाई बोलिए। इसका कोई नाम नहीं है बेटा, इसका P2H4 को कोई नाम नहीं है, सिर्फ आप हाइड्रोजन याद रखिए कि हाइड्रोजन नाम होना चाहिए। हाइड्रोजन का फॉर्मूला है N2H4, दिस इज दी हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन का नाम याद होना चाहिए N2H4, नीचे वाले कंपाउंड का नहीं। जहां बता रहा हूं सिर्फ वही याद रखे, जहां पर नाम लिखूंगा कॉमन नेम सिर्फ वही याद रखना है, सारे नाम याद नहीं रखना है। जहां जहां लिखूंगा बेटा वही वही याद रखे सिर्फ, ठीक है? नहीं बेटा हर्षराज और भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, और भी कर सकते हैं, है ना, और भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक तरीका बता रहा हूं, ठीक? आइए, तो ये तरीके अपने पास हो गए। हाँ तो साहब मैं दोबारा से फिर से बोल देता हूं, आ जाओ। चलो ये आ गया ऑक्टेट रूल। भैया ऑक्टेट रूल में 3 तरीके पढ़ लिए थे हम लोगों ने, ढंग से देख लो तमीज से तरीके से। आ जाओ, ठीक है? आप देखिए क्या हो रहा है कि कॉसेल-लुईस ऑक्टेट रूल के अंदर हर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है। वो लूज करके कर सकता है, वो गेन करके कर सकता है, वो शेयरिंग से कर सकता है। हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, वो लूज करके कर सकता है, गेन करके कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है। सही है? या तो दे दे या ले ले या शेयरिंग कर ले। शेयरिंग 2 तरह की होती है, लिख देता हूं यहां पर 2 तरह की शेयरिंग। एक होती है इक्वल शेयरिंग और एक होती है अनइक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग जब भी होगी तब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, अनइक्वल शेयरिंग तब भी होगी जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। बोलो भैया जल्दी। सही है बेटे बात? हाँ अभी रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बात नहीं कर रहा हूं, है ना भैया? जो काम की बात है वो करो। आओ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब एक ने दिया, एक ने दिया, दूसरे ने लिया, एक ने दिया, दूसरे ने लिया, फुल चार्ज आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जाना गया। फिर से देखिए, एक ने दिया, दूसरे ने लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, यहां आके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट हुआ तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये आयनिक बॉन्ड। फिर से इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन देने पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबिलिटी को गेन कर लिया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया। सही है बेटे बात? क्लियर? अब चलिए आगे, अब आइए आगे चले। उसके बाद इक्वल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग में क्या पता चला? जितने की जरूरत उतने की शेयरिंग। 7 इलेक्ट्रॉन है, देखो बेटे ध्यान से, इसके पास थे 2,7, इसके पास थे 2,7, 7 है 1 की जरूरत, 7 है 1 की जरूरत, जितने की जरूरत उतने की शेयरिंग, जितने की जरूरत उतने की शेयरिंग। फिर देखिए बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, पेन बदल लेते हैं, कलर बदल लेते हैं, जज्बात अभी बदल जाएंगे 2 मिनट में। देखिए यहां पर कलर कोई अच्छा सा ले क्या यार, कलर नहीं हो रहा है। हाँ देखिए बेटा ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की जरूरत, 6 इलेक्ट्रॉन 2 की जरूरत, 2 की जरूरत, जितने की जरूरत उतने की शेयरिंग, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 की जरूरत तो 3 की शेयरिंग हो गई। मैक्सिमम 4 की शेयरिंग नहीं हो सकती क्योंकि 2 एटम के बीच में 1 सिग्मा और 2 पाई बन सकता है, 4 बॉन्ड नहीं बन सकते, इसलिए C2 नहीं बनेगा, C2 नहीं बनेगा। सही है बेटे बात? ठीक है, ठीक, कॉन्फ़िगरेशन लिख के कर लेना बेटा। अब आइए आगे बात करें, आगे बात चले। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक का है, दूसरे ने इस्तेमाल किया, दोनों ने शेयरिंग की, एक ने दिया दूसरे ने इस्तेमाल किया, शेयरिंग हो गई, शेयरिंग हुए, दोनों स्टेबल हो गए, इसको अनइक्वल शेयरिंग बोला गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। अनइक्वल शेयरिंग बोला, ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर थे, 2 में से 1 दे दिया तो ये प्रोटोनेशन हो गया। 1 लोन पेयर था, H+ को दे दिया, प्रोटोनेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए प्रोटोनेशन का मतलब H+ का एडिशन, H+ एडिशन करोगे प्रोटोनेशन प्रोसेस कहलाएगा। जब जब H+ ऐड होगा, जब जब H+ ऐड होगा, जब जब H+ ऐड होगा, तब तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, अनइक्वल शेयरिंग होगी। जब जब प्रोटोनेशन होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, अनइक्वल शेयरिंग होगी। बात खत्म। 3 तरीके कॉसेल-लुईस ऑक्टेट रूल में बताए गए हैं। बोलिए साहब, जितने की जरूरत उतने की शेयरिंग। समझ में आई बात? तो मैं लिख देता हूं
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटोनेशन, कहीं पर भी H प्लस जुड़ता हुआ नजर आए, ऑलवेज फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हो गया साहब अपने पास फाइनल, ऑलवेज फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको नोट लगाकर स्टार मार्क करके लिख देना, इंपॉर्टेंट लगा देना। कभी भी प्रोटोनेशन होगा, कभी भी प्रोटोनेशन होगा, हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। प्रोटोनेशन का मतलब हो गया H प्लस का एडिशन, ऑलवेज एडिशन। हाँ दीपेंद्र, क्या डाउट है बेटा? दीपेंद्र क्या डाउट है? यार अभिषेक, अभी देख रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बात नहीं कर रहे हैं अपन लोग, है ना, कि सर की प्रोटोनेशन का मतलब रिडक्शन हो, नहीं अभी नहीं कर रहे हैं, वो बात की बात है। अभी सिर्फ एक तरीका देख रहे हैं, कॉसेल लुईस ऑक्टेट रूल। ठीक है ना? क्या हो गया अमन कुमार? हाँ जी अमन कुमार, ठीक है। ऑलवेज 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 ऑलवेज, इसको तो ऑलवेज को तो हमेशा ये ऐसे राउंड करके लिख लो। ऑलवेज डायरेक्ट बोलना है, हमेशा बोलना है, डायरेक्ट बोलना है, हमेशा बोलना है। ठीक है? हाँ भाई अमन कुमार, अब फेलियर की बात करेंगे ना अपन, बिल्कुल फेलियर की बात करेंगे। जो ये रूल है ना, इससे बड़ा इसका फेलियर है, और उसी पर पूरा चैप्टर बना हुआ है, पूरा चैप्टर उसी पे बना हुआ है। रूल का फेलियर, पूरा चैप्टर बना हुआ है उस पर। ठीक है? आप बताइए आज के लेक्चर में समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बोलिए बात। क्लियर है आज का लेक्चर? कॉसेल लुईस ऑक्टेट रूल की बात करी थी हम लोगों ने। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इस रूल के ड्रॉबैक्स पर, और ड्रॉबैक्स के बाद बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड की, और फिर एक बॉन्ड शुरू करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड होगा पूरे केमिकल बॉन्डिंग में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी बॉन्ड से आते हैं, वो शुरू करेंगे अपन। सही है? अफजल वो आगे समझाएंगे, अभी तो सिर्फ एक नॉर्मल समझा रहा हूं बात। ठीक है? बिल्कुल जूम मीटिंग लेंगे बेटा, जूम मीटिंग करेंगे, तरीका बताएंगे। आज के लेक्चर में आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। ठीक है? और इसको एक बार पढ़ के आइए, नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ के आइए। ड्रॉबैक्स की बात करेंगे, बॉन्ड की बात करेंगे। कौन सा बॉन्ड शुरू करूंगा? बॉन्ड वही शुरू करूंगा जिसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। पूरी केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएगा, और कंफर्म 100% क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी के साथ कर रहा हूं बात। तो बेटा बाकी बातें नेक्स्ट टाइम करते हैं, आज के लिए इतने काफी है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।